तो if we are talking about the third chapter, then it is all about the electric current. That means movement of charges, मतलब चार्जेस होंगे जो कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाएंगे और उनके कारण से क्या फ्लो होगी। हाँ, आवाज आ रही सभी को? तो बेटा बोलते रहो, नहीं तो मैं क्लास छोड़ दूंगा अभी, ठीक है? ठीक है। सो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था करंट के बारे में कि करंट कैसे फ्लो होती है। सो जब हम बात कर रहे थे करंट के बारे में तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि सपोज वी आर हैविंग अ कंडक्टर ए बी विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। सो बैटरी का मेन काम क्या है, क्या करेगी बैटरी यहाँ पे जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैटरी का जो मेन काम है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग पोटेंशियल लिख के आता है, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट लिखा रहता है। तो वो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल उसमें लिखा हुआ है, सपोज आपने एक बैटरी खरीद के लेके आए, आपने देखा होगा उसके ऊपर 2 टर्मिनल बने होते हैं और उसके बीच में लिखा हुआ है 9 वोल्ट। So that simply means कि that battery can create a potential difference of a 9 volt between A and B, कि वो A and B के बीच में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? 9 वोल्ट का, ठीक है। सो ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, है ना? चलो बढ़िया। और मैंने ये भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट बोथ आर रिवर्स, नहीं अपोजिट टू ईच अदर, नहीं अपोजिट टू करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के काम छोड़ दो, आप करंट फ्लो होगा जहां भी फ्लो होगा। ये बात और है कि करंट के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन जरूर रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखोगे यहाँ पे, करंट। तो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ में आया? तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये मैंने आप लोग को बता दिया था ना। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज करंट? करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज, यहां लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम। देन आई टोल्ड यू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसके हिसाब से हमने उसकी जो एसआई यूनिट निकाल लिए थे, दैट वाज चार्ज। चार्ज मींस 1 कूलम, टाइम मींस सेकेंड, so it becomes coulomb per second, that is called ampere। और मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया था, if 1 coulomb charge is flowing in per unit time, then the current is called 1 ampere। किसी को दिक्कत है यहां तक, अभी तक जो भी मैंने बताया? देखिए ये चैप्टर अगर मैं शुरू के 3 चैप्टर्स की बात करूं तो ये चैप्टर्स आपको बहुत इजी पढ़ना चाहिए अगर आपने 10th क्लास में ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर बिलोंग्स टू दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। समझ गए बात को? बस हमने वहां पे आपको ऊपर बताया था कि रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल होता है, करंट होता है, बट इन 12th क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी डीपली अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। समझ गए? ओके ना। अब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, मैंने आपको चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब पढ़ाया था तब मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, दैट इज क्वांटाइजेशन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन वी ऑलरेडी नो दैट द टोटल चार्ज इक्वल टू एनी
where n means the number of charges and e means the charge on one electron. How much charge does one electron contain? 1.6 into 10 raised to power -19 होता है. ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19. मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि इन ऑल कंप्लीट 12th की अगर हम बात कर रहे हैं ना, so many constants will be there, so many values will be there. तो और बहुत सारे फॉर्मूले भी होंगे. तो सबसे बेस्ट है आप एक अलग से पेपर में सारे फॉर्मूले लिखते जाइए. समझ में आया? ज्यादा है तो आप चैप्टर वाइज ही लिखिए. आप एक पेज बना लीजिए, एक शीट बना लीजिए ड्राइंग शीट टाइप की, उसमें लिख दीजिए चैप्टर नंबर 1 उसके फॉर्मूले, एक लाइन खींचा चैप्टर नंबर 2 उसके ऐसे फॉर्मूले प्लस कांस्टेंट्स की वैल्यू आप लिखते जाइए. बिकॉज इन 12th क्लास यू आर गोइंग टू हैव सो मैनी कांस्टेंट टर्म्स. अंडरस्टूड? तो ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, ये सब सीखने वाली चीज है. अगर आप ट्राई करेंगे किसी चीज को सीखने की, तब वो आपसे बहुत अच्छे से बनेगा. रटने के लिए पढ़ोगे, पास होने के लिए पढ़ोगे, तो कभी कुछ भी नहीं बनेगा. समझ में आया? ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं या किसी बुक का नहीं पढ़ा रहा हूं. ये ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ डेली लाइफ में डेली होती हैं. आप इन सभी चीज को डेली लाइफ में यूज करते हो, बस आपको ये पता नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को अपन फिजिक्स में ये कहते हैं. समझ में आया? ओके. तो यहाँ तो Q व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इक्वल्स टू any where n stands for total number of charges and e stands for charge on one electron. So if I replace Q with Ne, then I will become Ne upon T. समझ गए बात को? चलिए, बढ़िया. तो आप लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया था क्या? लिखना तो नहीं है ना? इरेज कर दूं? ओके. नाउ अब हम बात कर रहे हैं, कल मैंने शुरू किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, या थोड़ा देर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं होल्ड पर रखता हूं. ठीक है? समझ रहे हो बात को? थोड़ा देर के लिए मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी होल्ड पे रख रहा हूं. उसके पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं ओम्स लॉ. पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो ना? सो नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ, देन आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने आपको सारे टर्म्स पढ़ा चुके हैं. मैंने आपको आई बता चुका, दैट इज आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम जहां भी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे. और अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए कि द टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल. ये मैंने बताया था आप लोगों को. ठीक है? तो वो सेकंड चैप्टर था. इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, अभी वो कंटिन्यूअसली पूरी फिजिक्स में यूज होता रहेगा आपका. अंडरस्टूड? Okay, so if we are talking about the Ohm's law, then
मैं बहुत सिंपल सी बात कहा था, व्हाट, दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आप लोग को मैंने शुरुआत में ही बताया था, अभी ए बी दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जाहिर सी बात है जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्या यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस? तो करंट कितनी है यहां पे? ना सपोज अब मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया बाय कनेक्टिंग अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया मैंने? तो क्या कुछ अमाउंट की करंट फ्लो होगी? ना अब मैंने यहां पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 5 वोल्ट, तो क्या करंट और ज्यादा फ्लो होगी? ना अब मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया 9 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू और ज्यादा होगी। और मैंने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट, तो क्या करंट की वैल्यू और ज्यादा होगी? That simply means कि as we increase potential difference between the terminal, the current flowing between the terminal also increases, बढ़ती है। आप सिंपल सी बात है, इसको मैं बता देता हूं कैसे। आप सिंपल सा मान के चलें, मैंने आपको पहले ही बताया था, पोटेंशियल का मतलब समझ के चलिए चार्ज। क्या समझ के चलिए? सपोज if any point having high potential, that means the number of charge या the amount of charge is higher। समझ में आया? तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे, हाँ या ना? और जितना ज्यादा चार्ज रहेगा करंट की वैल्यू भी उतनी। समझ गए बात को? तो इसी चीज को रिलेट करने के लिए ओम ने एक लॉ दिया था। दैट लॉ सेज दैट द करंट फ्लोइंग बिटवीन द टर्मिनल या द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is directly proportional to the potential difference applied। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। और वो मैंने कहा आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपके घर पे कितना पोटेंशियल होता है? 220 टू 240 वोल्ट, अपन 240 वोल्ट मान के चलते हैं, होता है 240 वोल्ट। ओके, अब बात करते हैं ट्रेन की, रेलवे की, वहां पर कितना वोल्टेज होता है? 1 लाख नहीं होता है, 25,000 वोल्ट होता है। कितना होता है? आपने देखा, लिखा होगा 25 kV लिखा है, देखा है कभी ट्रेन में या स्टेशन में 25 kV। तो 25 kV मतलब 25 किलो मतलब होता है 1000 वोल्ट, वहां पे होता है 25,000 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, आप बताइए आपके घर पे है 240 वोल्ट और रेलवे में है 25,000 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बात है। अब आपके घर पे एक घड़ी टंगी हुई है, नॉर्मल जो वॉच होती है, उसमें आप जो सेल लगाते हो उसमें कितना वोल्ट लिखा होता है? आज तक देखा है वो पेंसिल सेल में कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की रहती है। वो कितनी की रहती है? तो क्या कर रहे हो आप?
जहां पे आपको कम करंट चाहिए वहां पे कम वोल्टेज दे रहे हो, जहां आपको ज्यादा करंट चाहिए आप ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो। सिंपल सा है, आपको ये चीज पता है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो कि हम जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे, हम जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात ओम ने बताया है कि the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage if the physical properties remains constant। मतलब ये है कि तो ऐसा नहीं करना कि इस वाले वायर में फ्लो किया 12 वोल्ट और कहीं पर 240 वोल्ट लगाना है तो तुमने वायर ही चेंज कर दिया। समझ में आया? मतलब कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। समझे बात को क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम अगर यार कहीं पर तुमने एल्यूमिनियम का वायर लगा दिया, कहीं तुमने कॉपर का वायर लगा दिया, कहीं तुमने स्टील का वायर लगा दिया, सब जगह करंट अलग अलग रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, तो अपन लोग को वायर को चेंज नहीं करना है, या वायर की अपन लोग को फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज, हाँ, वायर सेम ही रखना। ओके, तो ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी को अपन लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपको मालूम है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट कांस्टेंट इज आर, और ये आर क्या है? रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, कि द रेजिस्टेंस इज व्हाट? द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहां से R की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन R, अच्छा इसको तो लिख ही लेना, इसका तो यूज होगा ही। R इक्वल्स टू हो जाता है V अपॉन I। अब आपको दिख रहा है कि R और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, है ना, और R की वैल्यू जितनी कम होगी I की वैल्यू उतनी। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। कितनी होती है इसकी SI यूनिट? अभी यहां तक कोई परेशानी किसी को इस पूरे सर्किट? अच्छा, ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब हम थोड़ा सा सर्किट की बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं कि हम क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात करना है अपन को। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू IR, है कि नहीं है? तो हमको तो सबसे पहले रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमने ये लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस रेजिस्टेंस में अपन लोगों को क्या मेजर करना है, क्या नापना है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम कौन करता है? पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर नहीं वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, तो और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किस कॉम्बिनेशन में लगता है? ये लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। अब आई का मतलब क्या होता है? करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? एमीटर। तो और एमीटर लगता है सीरीज में, तो ये लगा दिया मैंने एमीटर। समझ गए? अब इस पूरे सर्किट में करंट कौन फ्लो कराएगा? बैटरी, तो ये लगा दी हमने बैटरी। समझ गए बात को?
हाँ या ना। अब एक जो आखिरी चीज जो रह गई है, मैंने क्या बताया कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब आपको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को बार बार चेंज करना है चेक करने के लिए। आप क्या करोगे, पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या देखोगे कि करंट की वैल्यू भी और पोटेंशियल की वैल्यू को कम करोगे तो करंट की वैल्यू भी। तो उसको चेंज करने के लिए हम एक रियोस्टेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक रियोस्टेट। क्या करता है रियोस्टेट? कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसके रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ बोलो। हाँ, पोटेंशियल को बार बार चेंज, अरे ओम्स लॉ है ना, तो ओम भैया क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ या ना? सिमिलरली इफ यू डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो डिक्रीज। तो भैया जब तुम ओम्स लॉ को जब वेरीफाई करोगे तो तुमको पोटेंशियल की वैल्यू बार बार चेंज करनी है कि नहीं करनी है? बोलो। उसीलिए हमने ये रियोस्टेट लगाया है। ये रियोस्टेट की हेल्प से हम पोटेंशियल की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं बार बार। समझ गए? समझे कि नहीं? हाँ, तो इरेज कर दूं मैं इसको, ओम्स लॉ को। कर दूं ना?